हेलो दोस्तों, दिस इज़ रामपाल। और आज से मेरी करंट अफेयर क्लासेस भी आ रही हैं और करंट अफेयर कंटिन्यू रहेगा। करंट अफेयर में देखेंगे सारी बातें और एक एक करके जो करंट अफेयर आता है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है करंट अफेयर का, वो हम लोग सेल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। और ये करंट अफेयर की क्लासेस हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर की हेडलाइन पढ़ने से ही नहीं पेपर सॉल्व होते। देखना होता है कि करंट अफेयर के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है और वो कंटेंट कहाँ से बिलोंग करता है। तो एक कहूँगा, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना मत भूलें और शेयर करें दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बीमा संशोधन विधेयक 2021। ये जो है जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। जीएस पेपर 2 यानी कि आपका पॉलिटी भाई। जीएस पेपर 2 जो सिविल के अंदर है वो क्या है, पॉलिटी है। और उसका ये टॉपिक है बीमा संशोधन विधेयक 2021, जो कि राज्यसभा ने अभी पारित कर दिया है। राज्यसभा में पारित हो गया है ये संशोधन विधेयक। और ये विधेयक किसी भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश बढ़ाने हेतु अनुमत अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए विधेयक बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किया गया है। यानी कि जो विधेयक बीमा अधिनियम था, जो बीमा अधिनियम 1938 था, उसमें संशोधन के प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 74% कर दी गई है। प्लीज डेटा को ध्यान दें। अगर क्वेश्चन आता है तो वो ऑप्शन बना देता है यहाँ से कि कितने से कितनी कर दी गई है या कितना से घटाया गया है। अगर कोई चीज़ डेटा बढ़ता है तो वहाँ से ऑप्शन में आ जाता है। और बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। यानी कि जो नियंत्रण थे कंपनियों पर, वो सारे सारे इस संशोधन के थ्रू हटा दिए गए हैं। बीमा कंपनियों का नियंत्रण विदेशी कंपनियों के पास जाने के बाद भी अधिकांश निदेशक और प्रबंध करने वाले प्रमुख व्यक्ति भारतीय होंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा, लेकिन जो लोग होंगे, जो वहाँ पे डायरेक्टर होंगे, जो वहाँ पे मैनेजमेंट का स्टाफ होगा, उसके मैक्सिमम जो पर्सनस होंगे, जो हेड होंगे, मेन पर्सन होंगे, वो भारतीय होंगे, जिन पर भारत का कानून लागू होगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कानून जो लगेगा वो इंडियन ही लगेगा। इसका महत्व क्या है, तो भारत में बीमा कंपनियां पूंजी के दबाव का सामना कर रही हैं और विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि करने से वृद्धिमान पूंजी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यानी कि जो आज पूंजी का दबाव है या इकोनॉमी डाउन है या बीमा कंपनियां अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही हैं, तो उससे अगर विदेशी निवेश होता है तो इनमें इनकी कहीं ना कहीं सीमा में इंक्रीजमेंट आएगा और इस इंक्रीजमेंट से पूंजी की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। पृष्ठभूमि जो रही, वर्ष 2000 में पहली बार बीमा क्षेत्र में 26% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी। 2000 में 26% की अनुमति मिली थी, विदेशी निवेश की अनुमति मिली थी। इसके बाद 2015 में एक संशोधन के तहत यह सीमा भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी के लिए बढ़कर चुकता शेयर पूंजी का 49% कर दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि पीआईबी में था, ये टॉपिक सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध संबंधी उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई गई है। यानी कि ये मैटर केरला का है और केरला के उच्च न्यायालय ने जो विद्यालय सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक थे उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और उस पर अब उच्चतम न्यायालय ने जो है रोक लगा दी है। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा किए गए एक निर्णय पर रोक लगा दी है। केरल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सहायता प्राप्त शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो किसने लगा दिया था भाई? केरल उच्च न्यायालय का ये फैसला था कि जो सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक हैं वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते, ये प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। तो जो संबंधित प्रकरण रहा, उच्च न्यायालय ने विधानसभा निरहरक सदस्यों का निष्कासन अधिनियम 1951 यानी लेजिस्लेटिव असेंबली रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1951 की धारा 24 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस कानून के तहत सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को विधायक बनने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा 1951 के इस कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा था
कि उनकी राजनीति में भागीदारी से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चूंकि केरल सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के तहत सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है, अतः इस नियम को सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों पर भी लागू किया जाना चाहिए। जो इसमें इन सारी घटनाओं में सरकार का पक्ष रहा, वो सरकार का पक्ष क्या रहा? सरकार ने उच्च न्यायालय में दलील दी कि वर्ष 1967 यानी 1967 में जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक थे उन्हें क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। ये सरकार का पक्ष रहा है कि जो 1967 में सरकारी आदेश आया था उसके अनुसार जो सहायता प्राप्त शिक्षक हैं उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। इनको राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने या चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने के लिए कोई नियम या कानून नहीं है। इसके अलावा स्थानीय निकायों और विधानसभा के लिए चुने गए सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अवैतनिक विशेष अवकाश दिया जा सकता है, यानी कि अवैतनिक बिना वेतन के विशेष अवकाश भी प्रदान किए जा सकते हैं। हर टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है, ये भी GS2 का ही टॉपिक है। केन्या और सोमालिया के मध्य हिंद महासागर विवाद चल रहा है इस टाइम पे। ये विवाद आज का नहीं है, काफी पुराना है, लेकिन इसमें अब जो विवाद आया है वो क्या है? तो केन्या ने सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ की कार्रवाई में भाग लेने से मना कर दिया है। तो इसका जो संबंधित प्रकरण है वह दोनों पड़ोसी देशों के मध्य असहमति का मुख्य बिंदु हिंद महासागर में उनकी समुद्री सीमा के विस्तार की दिशा से संबंधित है, यानी कि हिंद महासागर में समुद्री सीमा के विस्तार को लेकर के, उनके डायरेक्शन को लेकर के ये टॉपिक विवाद में बना हुआ है केन्या और सोमालिया का। तो विवादित क्षेत्र की अवस्थिति है जो वो सोमालिया के अनुसार हिंद महासागर की ओर समुद्री सीमा का विस्तार उसी दिशा में अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए जिस दिशा में उसकी स्थलीय सीमा का विस्तार है, यानी कि जो सोमालिया चाहता है कि जो विस्तार है उसी डायरेक्शन में हो उसका, यानी दक्षिण पूर्व में जो विस्तार हो उसका उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जहां पर उसकी स्थलीय सीमा का विस्तार है। दूसरी ओर केन्या का तर्क है कि समुद्र की ओर पहुंचने पर दक्षिण पूर्व स्थलीय सीमा में 45 डिग्री का मोड़ आना चाहिए और इसके बाद यह अक्षांशीय दिशा में अर्थात भूमध्य रेखा के समानांतर होनी चाहिए। इस व्यवस्था से केन्या के लिए लाभ होगा। केन्या की तटरेखा की लंबाई मात्र 536 किलोमीटर है और यह सोमालिया की तटरेखा 3333 किलोमीटर से लगभग 6 गुना कम है। तो इस क्षेत्र का महत्व क्या है? तो इस विवादित त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर है और समृद्ध समुद्री भंडार से भरपूर है। इस क्षेत्र में तेल और गैस भंडार होने का अनुमान है। तो आज के ये थे 3 टॉपिक्स हमारे एंड बहुत जल्द मैं डेली कोशिश करूँगा कि सारा करंट अफेयर कवर कराया जा सके। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने NCERT सीरीज भी चालू की थी, NCERT सीरीज मेरी कंटिन्यू आ रही है। तो थैंक यू सो मच गाइस।